हम्म। शिक्षा हेतु 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड का डिस्पैच। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत के भावी शिक्षा के लिए बेहतर योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी। पहला, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। दूसरा, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो लेकिन देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। चौथा, अध्यापकों को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाई जाए। कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजनाएं जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगी का निर्माण किया जाए। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो किया जाए। वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद शिक्षा का अधोमुखी निष्पादन का सिद्धांत समाप्त हो गया था। मुगलकालीन शिक्षा। मुगलकालीन शासकों ने शिक्षा का पोषण किया। मुगल काल में मकतब अर्थात प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी जहां शिक्षा दी जाती थी। बाबर के समय में एक विभाग शोहरत आम होता था जो स्कूल एवं कॉलेजों की व्यवस्था करता था। हुमायूं ज्योतिष एवं भूगोल का अच्छा ज्ञाता था। उसने महामनगा जो अकबर की दाहिमा थी के सहयोग से दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की थी। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह सदैव अपने साथ एक चुना हुआ पुस्तकालय लेकर चलता था। अकबर स्वयं अशिक्षित था किंतु उसने शिक्षा के क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं लाहौर आदि अनेक स्थानों पर मकतब एवं मदरसों का निर्माण कराया था। जहांगीर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी जिसके अनुसार किसी संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उस राज्य की संपत्ति लेकर मदरसों एवं मठों के निर्माण में लगाई जाती थी। अकबर के काल में फारसी को बहुत प्रशय मिला जिससे फारसी के अलावा स्थानीय भाषा हिंदवी में कागज रखना बंद कर दिया गया। शाहजहां ने दिल्ली में एक नए कॉलेज का निर्माण कराया तथा दारुल बरका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। मुगल राज परिवार का सर्वाधिक विद्वान शाहजादा दारा शिकोह था। वह हमेशा विद्वान एवं संतों का आदर किया करता था। उसकी बड़ी बहन जहां आरा भी एक विद्वान और विद्वानों का आदर करने वाली महिला थी। औरंगजेब के समय में मकतबों एवं मदरसों को सहायता दी जाती थी। औरंगजेब की निर्वासित पुत्री जेबुन्निसा ने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक एक स्कूल खोला था जिसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के बच्चे भी पढ़ा करते थे। मकतबों एवं मदरसों में फारसी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न मदरसों में भिन्न भिन्न शिक्षा दी जाती थी जैसे लखनऊ का फहरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए तथा सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। तर्क और दर्शन के विद्यार्थी को फाजिल, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थियों को आमिल तथा साहित्य के विद्यार्थियों को काबिल। ट्रेवनियर ने शिक्षा के क्षेत्र में बनारस की बहुत प्रशंसा की है। मुगल कालीन कुछ प्रसिद्ध महिलाएं। मुगल काल में बहुत सारी प्रसिद्ध महिलाएं हुई। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। पहले गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामा की रचना की थी। वह अरबी और फारसी की प्रकांड विदुषी थी। दूसरी महामनगा, यह अकबर की दाहिमा थी। इसने 1560 से 1562 ईस्वी तक पेटीकोट गवर्नमेंट या कह सकते हैं पर्दा शासन को चलाया था। इसमें उसका पुत्र एवं उसकी पुत्री दोनों सम्मिलित थे। इसने हुमायूं के साथ मिलकर दिल्ली में मदरसा बेगम की स्थापना की थी। तीसरी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। इसने जुनता गुट का नेतृत्व किया। यह शासन कार्य में बराबर हिस्सा लेती थी। इसने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरातों में सुरुचिपूर्ण परिवर्तन किया था। चौथी प्रमुख महिला मुमताज महल, यह शाहजहां की प्रिय पत्नी थी। यह भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरातों की बड़ी विशेषज्ञ थी। अगली महिला जहां आरा, यह शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। बड़ी ही धार्मिक एवं सात्विक विचार वाली महिला थी। उत्तराधिकार युद्ध में दारा का पक्ष लिया था। इसने सूफी मत के कादरी सिलसिले से प्रभावित थी। शाहजहां के बंदी समय में यह शाहजहां के साथ रही थी। जेबुन्निसा, यह औरंगजेब की पुत्री थी। विद्रोही शाहजादा अकबर से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में
निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया था। यहीं पर उसने बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। अगली प्रमुख महिला अस्मत बेगम, इसने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। सम्राट अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। 1560 से 1562 का समय पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन का अस्तित्व था, जिसमें अकबर की दाहिमा महामनगा, उसका पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अनगा का प्रभाव था। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था तथा प्रयाग और बनारस आदि तीर्थ स्थानों पर जो कर लिया जाता था उसे समाप्त किया गया। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की गई। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई। फतेहपुर सीकरी का प्रारूप बहाउद्दीन ने तैयार किया था। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया गया। 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया, अर्थात यह धर्म संसद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स बन गई थी। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर या तथाकथित अमोघत्व की घोषणा की थी, जिसे स्मिथ ने इनफेबिलिटी डिक्री कहा है। 1582 ईस्वी में अकबर ने तौहीद इलाही या दीन इलाही की घोषणा की। 1583 ईस्वी में कुछ निश्चित दिनों पर अकबर ने पशुवध निषेध कर दिया था। 1584 ईस्वी में गुजरात विद्रोह दबाने के कारण अब्दुल रहीम को अकबर ने खाने की उपाधि दी थी। 1575-76 ईस्वी में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। तत्पश्चात दक्षिण विजय के पश्चात सूबों की संख्या 15 हो गई थी। 1582 ईस्वी में टोडरमल द्वारा 10 साला प्रणाली लागू की गई थी या आईने 10 साला प्रणाली लागू की गई थी। 1573-74 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की गई थी। मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा अब्बासईद से प्राप्त की गई थी। मुगल कालीन सूबों की संख्या। अकबर के समय प्रारंभ में 12 सूबे थे, जिनका वर्णन आईने अकबरी में है। उसके बाद 3 नए सूबे बरार, खानदेश एवं अहमदनगर होने के बाद सूबों की संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के समय 15 सूबे थे। इस समय जहांगीर ने कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया, जो पहले से ही एक सूबा था। इस प्रकार इनकी संख्या पूर्ववत 15 ही रही थी। शाहजहां के समय 18 सूबे थे। तत्पश्चात बाद में 3 सूबे और मिल गए थे, या कह सकते हैं अकबर के पश्चात 15 सूबों में 3 सूबे और मिले थे, जिनमें कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा थे, जो अकबर के समय क्रमशः लाहौर, मुल्तान एवं बंगाल सूबों में सम्मिलित थे। इनको शाहजहां के समय स्वतंत्र सूबा बनाया गया था। औरंगजेब के समय 20 अथवा 21 सूबे थे। इस समय 2 सूबे और जुड़े थे, जिनमें बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 ईस्वी में बने थे। औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 20 थी। इसका उल्लेख डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा तथा डॉक्टर LP शर्मा ने किया है, किंतु दत्ता राय चौधरी एवं मजूमदार तथा BK अग्निहोत्री ने औरंगजेब के काल में सूबों की संख्या 21 बताई है। इन विद्वानों ने औरंगजेब द्वारा संभाजी से जीते गए क्षेत्र को भी सूबे के रूप में वर्णित किया है, अर्थात 14 सूबे उत्तर भारत, 6 सूबे दक्षिण भारत तथा 1 सूबा अफगानिस्तान क्षेत्र में था। उत्तर भारत के जो 14 सूबे थे वे थे आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा, कश्मीर, उड़ीसा, ठट्टा या सिंध। दक्षिण भारत के 6 सूबे जो थे वे हैं खानदेश, बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा संभाजी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र तथा अफगानिस्तान क्षेत्र का 1 सूबा। अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्री पद होते थे, वकील, दीवाने वजीर, मीरबख्शी तथा सदरुस सुदूर। मीर सामा पद अकबर के समय में ही स्थापित हुआ था, किंतु यह मंत्री पद नहीं था, किंतु बाद में मंत्री पद बन गया और इतना महत्वपूर्ण हो गया कि इसे वजीर पद प्राप्त करने की अंतिम सीमा माना जाने लगा था। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी तथा उनके कार्य। सल्तनत काल का प्रमुख अधिकारी निम्न प्रकार से है। सबसे पहले आरिज मुमालिक, यह सैन्य विभाग का प्रधान होता था, जिसे दीवाने अर्ज भी कहा जाता था। सैनिकों की भर्ती करना इसका प्रमुख कार्य था। दूसरा अधिकारी होता था इंशाए मुमालिक, यह पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। तीसरा अधिकारी रसालत ए मुमालिक, यह विदेश विभाग का प्रधान होता था। अगला अधिकारी वकील एदर, शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध किया करता था। अगला अधिकारी होता था अमीर हाजिब,
जिसे बारबक भी कहा जाता था। यह दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। अगला अधिकारी होता था सर ए जादार। यह सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। अगला अधिकारी होता था अमीर ए बहर। यह आंतरिक नौकायान तथा जलमार्गों का नियंत्रण करता था। अगला अधिकारी होता था अमीर ए मजलिस। यह सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था। मुस्तौफी ए मुमालिक। यह महालेखा परीक्षक कहलाता था, जो राज्य के खर्चों की आय जांच करता था, अर्थात यह ऑडिटर जनरल कहलाता था। मुशरिफ ए मुमालिक। यह भी महालेखाकार या अकाउंटेंट जनरल होता था, जो राज्य की आय से संबंधित था। दीवान ए रियासत। यह बाजार पर नियंत्रण रखता था। शहना ए मंडी। यह बाजार मूल्य के नियंत्रण तथा बाट माप की जांच किया करता था। मजमूदार। यह आय व्यय को ठीक करना अर्थात राजस्व का ध्यान रखता था। मुहतसिब। यह लोगों के आचरण पर नजर रखता था। मुतशर्रिफ। यह शाही कारखाने की देखभाल करता था। बरीद ए मुमालिक। यह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर। यह धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख होता था। खाजिन। यह राजकीय आय को संग्रहित करता था। काजी उल कुजात। यह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। मुफ्ती। यह धर्म की व्याख्या करता था। अमीर एदाद। बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट हुआ करता था यह अधिकारी। और अंतिम अधिकारी की हम बात करें तो वो कोतवाल होता था, जो शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था। दिल्ली सल्तनत एवं कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में मोहम्मद घोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी तथा बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की। इतिहासकार अजीज अहमद ने इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया है। इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या आदि तुर्क सुल्तान या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए, दास से है। मामलुक नाम इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका समय 1206 से 1210 ईस्वी था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठते ही उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संतुष्ट रहा। ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। उसे दासता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली थी। ऐबक हमेशा अर्थात 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालित किया। लाहौर ही उसकी राजधानी रही थी। मिन्हाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताता है। वह लाखों में दान किया करता था तथा अपनी असीम उदारता के कारण उसे लाख बख्श भी कहा जाता है। हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद घोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन व अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने उसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया था।